वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मैथ्स में हम लोगों ने एक चैप्टर जो 13 नंबर था, सेक्शन एंड मिड पॉइंट थ्योरम जो भी था, उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नाउ लेसन नंबर 3 बायोलॉजी में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेसन 3 है एंड दैट इज जेनेटिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और मॉडर्न साइंस में तो इनका बहुत महत्व है। आज जो आप एंटीबायोटिक्स खाते हो या बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे हॉर्मोन्स भी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी से बनाए हैं, तो जेनेटिक्स बेसिक है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर फिजिकल और मेंटल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि मदर फादर से कोई भी कैरेक्टर है वो चिल्ड्रन में कैसे आते हैं, चाहे फिजिकल कैरेक्टर्स या मेंटल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल आप सोचे कि कोई बहुत बड़ा इंसान है, मतलब जिनका ब्रेन जबरदस्त है, उनका बच्चे का ब्रेन जबरदस्त होने के चांसेस रहेंगे, राइट। और फिजिकल बॉडी आपने देखी होगी, जैसे आपका मदर फादर का बॉडी शेप है, सेम काइंड का आपका होगा, उनकी आवाज से आपकी आवाज मिलती जुलती होगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये स्टडी करने का फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन वन पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, स्टडी करने की जो पूरी ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। ग्रेजर जॉन मेंडल्स, उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये एक प्रीस्ट था, मतलब चर्च में जो पादरी होते वो, ठीक है, प्रीस्ट था। तो उन्होंने अपने चर्च के पीछे के साइड में बहुत बड़ा उनका खेत था, मतलब चर्च का खेत था। तो वहां पे उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी में, ठीक है, और बहुत सारी चीजों ने उन्होंने एक्सप्लेन किया 1866 या 56 में। लेकिन सारे के सारे उनके जो भी फाइंडिंग्स थे वो अनरिकॉग्नाइज रहे 1900 तक। मतलब उन्होंने काम चालू किया था 56 में, फिर उनकी डेथ हो गई 84 में के आजू बाजू, पता नहीं है उसको तो मुझे। उनकी डेथ हो गई। उन्होंने जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी पे, वो सारे पब्लिश किए गए थे। लेकिन उन्होंने पब्लिश बहुत, फॉर एग्जांपल अगर आप भी कुछ फाइंडिंग करते हो पब्लिक, आप उनको अगर छापते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी विनय आती है, मतलब जो एडवर्टाइज की पत्रिकाएं आती है, मैगजीन, उसमें छापेंगे तो थोड़ी ना वर्ल्ड लेवल पे पता चलेगा। टू रिकॉग्नाइज दिस इवेंट ही शुड पब्लिश दैट फाइंडिंग्स इनटू इंटरनेशनल मैगजीन। उनको ऐसा चाहिए था कि इंटरनेशनल मैगजीन में इनको पब्लिश करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए वो जीते जी उन सारी चीजों, देखो वो अलग चीज की बात करते हैं कोई भी कभी भी, तो उनको समझने के लिए दिमाग ही नहीं होता। दूसरा एक प्रॉब्लम यह था कि ये मेंडल था, वो मैथमेटिशियन था, और बायोलॉजी वालों को मैथमेटिक्स वाला बायोलॉजी सिखाए वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बायोलॉजिस्ट जो जानते थे उन्होंने भी उसको इग्नोर किया, राइट। लेकिन मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है प्लांट के साथ, जो भी उन्होंने बोला है कि ये कैरेक्टर्स आते हैं, दैट वुड बी सेम अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी हम लोग, ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा ही है कि हमारे पेरेंट्स से हमको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। सो ग्रेजर जॉन मेंडल इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स विद द हेल्प ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी। तो ये इनका नाम मुझे लिखना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने जो फाइंडिंग्स किया, और उस वक्त जब कुछ फैसिलिटी नहीं थी, ना माइक्रोस्कोप था ढंग का, ना कुछ ना था, नथिंग, ना उनके पास कोई ऐसी चीज जिनका उनको सपोर्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता था। ठीक है, इंटरनेशनल फादर है। उन्होंने गार्डन पी, मतलब उनका साइंटिफिक है पीजम सताइवम, सैटिवम सताइवम, कुछ भी बोलते हैं। इन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उनके जो फाइंडिंग्स है इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ह्यूमन। तो ये जरूरी है कि हमारे काम का भी है, ठीक है। उन्होंने कैरेक्टर के बारे में बोला कि किस तरह से पेरेंट्स से मदर फादर में कैरेक्टर्स आते हैं, और हम लोग भी जानते हैं किस तरह से मियोसिस माइटोसिस होता है,
और दो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट फॉर्म होता है, वही जीन एक्सप्रेस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो मैं ये बात बताना बिल्कुल अच्छा समझता हूं कि आपकी बॉडी के हेयर का कलर, हेयर की पोजीशन, आपकी बॉडी के एक एक सेल की पोजीशन, आपके पूरे फेस से लेके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन, सब जो आपको जीन आपके पेरेंट्स से मिले हैं, आपकी आवाज, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी सुनने की कैपेसिटी, एवरीथिंग जितना भी है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स ओनली, राइट। तो कभी कभार क्या होता है कि फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों में डिफेक्ट कभी कभार हो जाते हैं, आंखों में, पेरेंट्स को आंखों के चश्मे नहीं है, बच्चों को हो जाते हैं। दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल इज दैट चाइल्ड, क्योंकि अगर खाना ठीक से नहीं खाएगा तो जो ऑर्गन है वो फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग इस चैप्टर में बहुत डीप में जाएंगे। His ideas were published in 1856 but largely went unrecognized until 1900, which was long after his death. 1920 साल तक कोई पता ही नहीं चला। ये तो बहुत बाद हो गया, क्योंकि इसकी डेथ उसके पहले हो गई थी, ये मर गए थे, उसके बाद 14-15 साल के बाद इनके फाइंडिंग्स वापस 3 साइंटिस्ट थे, डी वेरिस, कोरियस एंड चेयरमैन। इन्होंने इनके फाइंडिंग्स को रीड किया, रीडिस्कवर किया और रीपब्लिश किया। वेल मेंडल्स रिसर्च वाज विद प्लांट, मेंडल का पूरा जो रिसर्च था वो प्लांट पे था। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के उनके जो प्रिंसिपल जो उन्होंने डिस्कवर किए, दैट कैन बी अप्लाइड टू द पीपल एंड अदर एनिमल, सारे एनिमल में भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी आर एसेंशियली द सेम फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म। जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर आते हैं वो प्रोसेस सब में सेम है। विदाउट फर्टिलाइजेशन देयर इज नो एनी ऑफस्प्रिंग, कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं होगा। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवम है, तो वो कैरेक्टर स्पर्म और ओवम के थ्रू उसमें चले जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स में तो ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। मेंडल डिड नॉट गेट एनी रिकॉग्निशन इन हिज लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में उसको रिकॉग्निशन मतलब पहचान नहीं मिली। लेटर 3 साइंटिस्ट थे, डी वेरिस नाम याद रखना, डी वेरिस, कोरियस एंड चेयरमैन, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, अपने तरीके से उन्होंने रीडिस्कवर किया। एंड बैटसन, तो 3 नाम साइंटिस्ट के भी याद रखना, डी वेरिस, और दूसरा है कोरियस, और तीसरा है चेयरमैन। और बैटसन ने, ये 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया है उनका मेंडल का वर्क। और डब्ल्यू बैटसन, इन्होंने टर्म दिया है जेनेटिक्स, नामाकरण बोलते हैं ना, हमने हमारे नाम हमारे पेरेंट्स ने या हमारे फूफा ने, फूफी ने, जो भी है, हुआ फई ने रखा हो, वैसे जेनेटिक्स का नाम उसके फूफा बैटसन ने रखा है, राइट। टुडे द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स हैज एडवांस अ ग्रेट डील। आज जेनेटिक्स इतना डेवलप हुआ है, आप नहीं मानेंगे कि ऐसी ऐसी जो दवाइयां आ रही है सारी जेनेटिक्स की बदौलत है। उसका मैं अभी एग्जांपल लेने वाला हूं। It has opened a new avenue for its application in animal, plants and even humans. तो इनका एप्लीकेशन हम लोग हर जगह पे कर रहे हैं, ठीक है। बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, ये भी जेनेटिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखो जेनेटिक्स के 3 चीज है जिसमें छोटी छोटी ब्रांचेस आती हैं। तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, जिसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें रिजल्ट मिलने लगे हैं, इन विच जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अल्टर्ड, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन इनटू इट क्रोमोसोम। तो हमारे क्रोमोसोम में, देखो हमारे ह्यूमन में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया में ये पॉसिबल है। ह्यूमन में हम लोग इंटरफियर नहीं कर सकते, क्योंकि 10 बिलियन सेल में हर एक सेल को आप कैसे जीन चेंज करोगे।
एक दो सेल का तो ठीक है, और फिर उसकी आयु भी क्या होती है, 2-3 दिन में वो सेल मर जाता है। अगर आपने इंट्रोड्यूस किया दूसरे दिन मर गया तो क्या फायदा है। इनका हम लोगों को फायदा बैक्टीरिया में मिला है। तो किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन किसी और ऑर्गेनिज्म की जीन में हम लोग डालेंगे और उसको एक्सप्रेस करवाएंगे। मतलब वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, देखो इंसुलिन जो बनता है, आप सब जानते हो इंसुलिन एक सेलिब्रिटी है। हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। इंसुलिन, पेंक्रियास, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट। पेंक्रिया हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब पेंक्रियाटिक जूस भी बनाती है और हार्मोन भी सीक्रेट करती है। उसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन बनाता है, बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन बनाते हैं, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं। याद करवा रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन सीक्रेट करता है। ग्लूकेगॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं, नॉर्मल कर देगा। घट गया है तो इंसुलिन बढ़ गया तो नॉर्मल कर देगा, और दोनों को रोकने का काम सोमेटोस्टेटिन करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इंसुलिन, डायबिटीज होती है आपको पता है, हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन का कम सिक्रीशन हो तो डायबिटीज होती है, अब हम लोग जानते हैं। डायबिटीज मेलिटस याद हो तो, उसमें भी 2 टाइप है, टाइप 1 टाइप 2। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ऐसे पेशेंट जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं पेंक्रियाटिक सेल, तो उसको एक्सटर्नल सप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्टों ने, बायोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर्स ने क्या सोचा कि इंसुलिन, देखो ह्यूमन का इंसुलिन तो हम लोग किसी का पेंक्रियाज में से निकाल तो नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, जो एनिमल को स्लॉटर करते हैं, स्लॉटर मतलब मीट के लिए, उनके मांस के लिए मारते हैं, उनके पेंक्रियाज को वो काट के अलग कर देते हैं। उस पेंक्रियाज में से जो भी इंसुलिन है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और ह्यूमन को देते थे पहले। देखो कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में जाएगी, बाहर की चीज है, तो इट विल प्रोड्यूस सर्टेन रिएक्शंस। तो कुछ पेशेंट में एलर्जी प्रोड्यूस करने लगे ये इंसुलिन जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते थे वो। तो इंसुलिन ह्यूमन जैसा था, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, तो उनसे बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगे। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि इंसुलिन ऐसा बनाना है कि ह्यूमन जैसा नहीं, ह्यूमन का ही इंसुलिन बनाना है। फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, पेंक्रिया का सेल लिया, उसका न्यूक्लियस, और उसमें से बहुत बड़ा डीएनए होता है, आपको पता है, ठीक है। उसमें से उसको पता लगाया कि ये सेगमेंट, मतलब ये डीएनए है, वो इतना डीएनए पोर्शन जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको छोटा रूप दे देता हूं मैं, बहुत छोटा, इतना सा छोटा सा जो पोर्शन है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है, हमारे पेंक्रियाज में। तो ऐसे 1 to 2 मिलियन सेल है, आपको सब पता है। तो बहुत सारे सेल मिलकर इंसुलिन बनाते हैं। तो ये जो सेल में ये जीन है, ये डीएनए है, वो इंसुलिन कोड करता है, मतलब बनाने का मैसेज ये है। तो जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जीन में होती है। तो इंसुलिन प्रोटीन ही है, उसको सिक्रीट करने का जो इंफॉर्मेशन हो वही इस जीन के टुकड़े में है। नाउ बैक्टीरिया में आपको पता है, बैक्टीरियल सेल है, उसमें अपना क्रोमोसोम होता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्लाज्मिड होता है, इसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। अब प्लाज्मिड को बाहर निकाला, उसका इतना जीन का पोर्शन कट किया, उसकी जगह पे ए जीन का टुकड़ा हम लोगों ने यहां पे लगा दिया, लाइगेट कर दिया, ठीक है, चिपका दिया। अब इसको एक नए बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ये यहां पे डाल दिया, और यहां पे जो चेंज था वो हम लोग रखेंगे। देखो ह्यूमन का इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन हम लोगों ने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाला, उस प्लाज्मिड को वापस ऐसे बैक्टीरिया में डाला, ई कोलाई में डाला, चलो ई कोलाई में डाला। अब ई कोलाई को
मल्टीप्लाई करवाए, बहुत सारे इकोलाई बन गए। आपको पता है 20 मिनट में इकोलाई डबल हो जाते हैं, तो एक में से दो, दो में से चार, चार में से 6। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया, उसको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड की, मिलियंस ऑफ सच बैक्टीरिया आर देयर। अब इसी हर एक सेल में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, अब उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया गया। इंसुलिन बनाने के लिए जो जरूरत की चीज है वो उसमें डाल दी गई, तो अब ये क्या करेगा, जीन एक्सप्रेस होगा और इंसुलिन बनाएगा। उन्होंने क्या बनाया, इंसुलिन, और वो इंसुलिन कैसा था, ह्यूमन का इंसुलिन ही था। फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, प्योरीफाई किया गया, सेपरेट किया गया, प्रिजर्वेशन किया गया और मार्केटिंग करके मार्केट में बेचा गया। आज जो इंजेक्शन मिलते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो आप सोच सकते हो कि हाउ मच द प्रोसेस इज बून फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज। पेशेंट को डायबिटीज से बचने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढ निकाला, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स का रिजल्ट है। दूसरा, जेनेटिक काउंसलिंग भी होती है। जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, उनका फैमिली ट्री देखा जाता है कि उनके पेरेंट्स में या उनके पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर था कि नहीं, ठीक है, तो पता चले कि उनके होने वाले बच्चे में कोई मेजर डिफेक्ट तो है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको सबको पता है, डिजीज लाइक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ब्लीडर्स डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें उनके ब्लड का क्लॉटिंग धीरे धीरे होता है, या डिले क्लॉटिंग, या तो क्लॉटिंग होता ही नहीं। तो जो महारानी है इंग्लैंड की, एलिजाबेथ, उनके सारे प्रिंसेस को ये बीमारी होती है, तो वो कुछ साल जिंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं। थैलेसेमिया बहुत डेंजरस डिसऑर्डर है। આપણે ગુજરાતીમાં એને એમ કહેવાય લોહી ઉડી જવાની બીમારી છે। मतलब ऐसे पेशेंट को, ऐसे बच्चे को ब्लड हर एक वीक में उसको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आरबीसी कम होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो वो आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा। तो थैलेसेमिया तो बहुत ड्रेडफुल डिसऑर्डर है। और एग्जाम्पल ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ये हीमोफीलिया, थैलेसेमिया हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे। ये बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से उनके बच्चों को मिलता है। अगर पेरेंट्स में डिफेक्टिव जीन है दैट ब्लीड क्लॉटिंग फैक्टर बनाने का, तो बच्चे में भी वो आएगा, जीन एक्सप्रेस होगा, तो उसमें भी वो क्लॉटिंग करने के जो फैक्टर होंगे वो नहीं बनेंगे। दैट मीन्स इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो ये काउंसलिंग से बच सकते हैं कि उनके पेरेंट्स को अगर हैं। अब तो ऐसा आ गया है कि जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट में जो जीन डिफेक्टिव है उसको निकाल के नया जीन डाल देंगे, अच्छा फ्रेश वाला नॉर्मल जीन, तो जो बच्चा होगा उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनके फैमिली में ये परंपराएं चलती हैं, ये डिसऑर्डर की, उनको ये काउंसलिंग की जरूरत रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखो हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स से जो ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बच्चों में आती है। देखो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट बोल रहा हूं, आप बोल रहे ट्रेट मतलब क्या है। अब जो भी देखो, 2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है, जैसा ह्यूमन बीइंग का होना चाहिए वैसा कैरेक्टर्स। तो पापा मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स है, जैसा उनका शेप जैसा है वैसा हमको मिलने लगता है, दैट इज द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट फॉलोइंग जनरेशन। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि इंसान ने किसी कौवे को जन्म दिया, या गाय ने कुत्ते को जन्म दिया, या भैंस ने शेर को जन्म दिया। नहीं, भैंस है तो बछड़े को ही जन्म, मतलब उनके छोटे बच्चे को ही जन्म देगी और वो भैंस जैसे ही लगेगा। सो दैट इज द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, इंसानियत के कैरेक्टर्स, इंसान होने के कैरेक्टर्स, राइट। इट इज द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग टू इनहेरिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट, मतलब पेरेंट्स जैसा दिखने। लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब जैसा है वैसा ही जन्मेगा, मतलब जो पेरेंट्स है वैसा ही बच्चा जन्मेगा। लाइक बिगेट्स लाइक, इट मीन्स दैट यंग वन लुक लाइक्स देयर पेरेंट्स, अपने जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखाई देगा। ऑल एनिमल प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ एनिमल, सारे एनिमल अपने जैसे ही एनिमल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ प्रोड्यूस काउ,
एप्पल ट्री विल जर्मिनेट फॉर द एप्पल। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि केले के झाड़ पे एप्पल आया, राइट। Resemblance between the individuals related by the descent may be close, but it is never complete. देखो जो भी कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स जैसे लगेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी नहीं होती है। देखो ट्विंस होते हैं ना, मैंने बताया था, याद होता है, आइडेंटिकल ट्विंस, उसमें भी कुछ वक्त के बाद थोड़े कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे, राइट। एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, उसी को वेरिएशन हम लोग पढ़ेंगे। एंड ऑफस्प्रिंग इज नेवर द एग्जैक्ट कॉपी इट्स पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी तो कभी नहीं होगा, राइट। तो एक ही मतलब जो दो सेम पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, दोनों बॉयज हैं या दोनों गर्ल्स हैं या बॉयज गर्ल्स हैं, डिफरेंट क्यों हैं? दैट इज द वेरिएशन। एंड बेसिस फॉर दिस इज द क्रॉसिंग ओवर, पैकेटिंग स्टेज ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेस 1, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, और डिप्लोटीन स्टेज में चाइजमेटा फॉर्मेशन होता है। दैट विल द कॉज फॉर द वेरिएशन। तो कैरेक्टर देखो, आधे पेरेंट्स मम्मी के आएंगे, आधे पापा के आएंगे, दादा के कुछ कैरेक्टर आएंगे, मम्मी के पापा के, तो सबके कैरेक्टर्स मिले जुले आएंगे ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। ये हम लोग जानते हैं। सो डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स, दैट इज द वेरिएशन। हम लोग सब इंसान है, सब में 46 क्रोमोसोम है, सब अलग अलग क्यों है? थोड़े डिफरेंट है ना, दैट इज द वेरिएशन। तो वेरिएशन इन हेरिडिटी इज ऑब्जर्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, बट नॉट इन असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग क्लोन अनलेस म्यूटेशन ऑकर। देखो अमीबा जैसा है वैसा वैसा दूसरा बनेगा, या गुलाब का फूल है, गुलाब का जो ट्री है उसको काट के नया उसको डाल मतलब गाड़ दो तो नया गुलाब तो सेम टू सेम मिलेगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, ये सब पढ़े होंगे आप। इसमें सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसमें ये वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी, उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। तो वेरिएशन किस में देखने को नहीं मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें गैमेट फ्यूजन का प्रोसेस होता है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बनता है, उसमें से नया इंडिविजुअल्स ग्रो होता है, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। Hence, dissimilarities in species are called variation. जो डिफरेंस है एक ही स्पीसीज में, डिसिमिलरिटी, दोनों सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? There is a variation. Heredity and variation which go side by side are the basis of evolution. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर आते हैं, वो है हेरिडिटी, लेकिन सारे के सारे कैरेक्टर्स और एग्जैक्ट